गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी व्याकरण का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अलंकार। अलंकार क्या होता है? हर क्वेश्चन के बाद अलंकार का नाम पूछा जाता है कि भाई इस पंक्ति के अंदर कौन सा अलंकार है। तो सबसे पहले तो हमने ये जानना होगा कि जो ये अलंकार होते हैं, अलंकार हैं जो ये होते क्या हैं। अलंकार को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? अलंकार का मतलब होता है आभूषण। आभूषण आभूषण होता है पहनने का आभूषण, स्त्रियां जो पहनती हैं। लेकिन हिंदी व्याकरण के अंदर अलंकार का क्या महत्व होता है, यही हम देखेंगे। मोस्टली अलंकार जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। सबसे पहले ये 8 प्रकार कौन कौन से होते हैं? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीयकरण अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ठीक है, ये 8 प्रकार होते हैं। हमने 8 प्रकार तो याद कर लिए। अलंकार का मतलब होता है आभूषण, लेकिन ये हिंदी व्याकरण के अंदर ही अलंकार का महत्व क्या होता है? अलंकार मुख्य रूप से क्या होता है? अलंकार जब भी कोई काव्य लिखा जाता है तो उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, उसकी रोचकता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? उसमें कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिससे पढ़ने वाले की रुचि उसके अंदर बढ़ जाए। तो उसके अंदर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है जिससे उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, रोचकता बढ़ जाती है। इस रोचकता को बढ़ाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हीं को अलंकार कहा जाता है। अलंकार को शाब्दिक रूप से क्या कहा गया है कि भाई शब्द तथा अर्थ की जिस विशेषता के कारण काव्य का श्रृंगार होता है, काव्य का श्रृंगार होता है, वही अलंकार कहलाता है। संस्कृत भाषा के अंदर एक वाक्य आता है, जैसे कहते हैं अलंकरोति इति अलंकार, यानी कि इसका क्या मतलब होता है? संस्कृत में क्या बोला गया है? अलंकरोति इति अलंकार। इसका मतलब क्या होता है? क्या होता भाई कि भाई जो अलंकृत करता है, जो सुशोभित करता है, वही अलंकार कहलाता है। तो हिंदी के अंदर जब भी काव्य लिखे जाते हैं, लेखकों के द्वारा, कवियों के द्वारा कविता लिखी जाती है, तो उनके अंदर किसी भी बात को समझाने के लिए क्या किया जाता है? कुछ रोचक शब्दों का, कुछ रोचक वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। किसी बात को समझाने के लिए एग्जाम्पल दिए जाते हैं, उदाहरण दिए जाते हैं। उन उदाहरणों के माध्यम से ही उसकी जो सुंदरता है वो बढ़ जाती है, उसके अंदर जो पढ़ने वाले की रुचि है वो बढ़ जाती है। तो इसी को अलंकार कहा जाता है। आज हम अलंकार के ये 8 प्रकार हैं, इनको हम कैसे पहचानेंगे, इनके लिए एक शॉर्ट ट्रिक समझने के लिए एक छोटी सी विधि है जिसके माध्यम से हम इनको आसानी से समझ सकते हैं। हमें इनको रटने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझने मात्र से ही हम इनकी पहचान कर सकते हैं। तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं और पहले अलंकार की तरफ चलते हैं। पहला अलंकार क्या कहता है? फर्स्ट है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की क्या पहचान होती है? उपमा अलंकार पहले नंबर पे आता है। इसकी क्या पहचान होती है भाई कि भाई जब भी उपमा अलंकार के लिए हमें कोई लाइन दी जाती है, कोई पंक्ति दी जाती है, तो उस पंक्ति में क्या आएगा? यदि पंक्ति में क्या आ जाए? योजक चिन्ह। यदि पंक्ति में योजक चिन्ह, जैसे अब योजक चिन्ह कौन कौन से होते हैं भाई? हिंदी व्याकरण के अंदर हमने पढ़ा होगा ना, योजक चिन्ह क्या होते हैं? किसी भी वाक्य के बीच में ऐसे
माइनस का निशान, डैश का निशान आ जाए, ये होता है योजक चिन्ह। ठीक है। और वाक्य के साथ सा, सी, से या सरिस, सा, सी, से व सरिस आ जाएगा तो वह उपमा अलंकार होता है। तो भाई उसको क्या बोलते हैं? उपमा अलंकार। हमारे को एक पंक्ति दी जाएगी, उस पंक्ति को पढ़ के हमने ये बताना है कि जो इस पंक्ति के अंदर अलंकार का प्रयोग किया गया है या उसके अंदर जो काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए शब्दों का प्रयोग किया गया है, उनके जो अर्थ निकलते हैं, उन अर्थों के माध्यम से वो कौन सा अलंकार होगा। इनको 8 भागों में बांटा गया है। तो पहले नंबर वाले में क्या पाएगा? उस पंक्ति के अंदर सबसे पहले तो ये योजक चिन्ह मिलेगा। इस योजक चिन्ह के साथ साथ उस वाक्य के अंदर सा, सी, से व सरिस, इस तरह के वाक्य आएंगे। जिसमें ये दोनों चीजें आ जाएं तो समझ लो कि वो उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार है तो भाई उसका एक आध एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे फर्स्ट है मुख चंद्रमा, मुख चंद्रमा सा, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। ये हमारे को वाक्य दे दिया। देखो इसके अंदर मुख चंद्रमा सा सुंदर है। अब उसने मुख के बारे में उसकी व्याख्या करनी थी कि भी मुख सुंदर है, लेकिन उसने उसको सुंदर बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया? चंद्रमा का इस्तेमाल किया। उसने उसकी तुलना जो है चंद्रमा के साथ की कि जो हमारा जो मुख है वो चंद्रमा की तरह सुंदर है। तो उसने चंद्रमा को क्या किया? अलंकार के रूप में प्रयोग किया, चंद्रमा का एग्जाम्पल दिया। तो इसके अंदर देखो सबसे पहले तो योजक चिन्ह आया है और साथ में सा भी आया है, इसलिए ये क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल क्या कहता है? एक और एग्जाम्पल के अंदर देखते हैं कर, कर कमल, कर कमल सा कोमल है। कर, कर का माने क्या होता है? कर, कर कमल सा कोमल है, यानी कि जो हमारे शरीर का एक भाग होता है कर, ठीक है, उसकी तुलना कमल के साथ की गई है कि भी वो हमारे शरीर का वह अंग जो होता है कर, हाथ को बोलते हैं, कमल की तरह कोमल है। ठीक है, कमल से उसकी तुलना की गई है। इसके अंदर योजक चिन्ह भी आया है और सा का प्रयोग भी हुआ है, इसलिए जो है ये उपमा अलंकार कहलाएगा। इस तरह से अगर लाइन आ जाए तो हमने सिर्फ ये देखना है कि योजक चिन्ह आया है, आया है, साथ में कोई सा, सी, से, सरिस इस तरह का कोई वाक्य आया है, आया है, आया है, तो उसको सीधा बोलेंगे कि ये उपमा अलंकार है। ठीक है, समझ में आ गया होगा ना? उपमा अलंकार की पहचान कैसे करोगे? सिर्फ दो ही बातों का ध्यान रखना है कि उसके अंदर एक तो योजक चिन्ह आना चाहिए और साथ में सा, सी, से, सरिस कोई भी वाक्य आना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें आई हैं तो वो उपमा अलंकार है। बाकी भूल जाओ कि उसका मीनिंग क्या है,
या उसका अर्थ क्या है, हमने सिर्फ पहचान करने के लिए इन दो बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट रूपक अलंकार की तरफ। नंबर 2 पे आता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की पहचान क्या होती है? रूपक अलंकार की पहचान होती है कि भाई यदि पंक्ति में योजक चिन्ह, यानी कि ये योजक चिन्ह तो आया हो, परंतु सा सी से सरिस न आया हो। ठीक है, उपमा अलंकार के अंदर ये दोनों चीजें आई थी, योजक चिन्ह भी आया था, सा सी से सरिस भी आया था। लेकिन रूपक अलंकार के अंदर योजक चिन्ह तो आएगा, लेकिन उसके अंदर सा सी से सरिस नहीं मिलेगा। जिस भी पंक्ति के अंदर सा सी से सरिस ना होकर केवल योजक चिन्ह ही दिखाई दे, उस पंक्ति के अंदर रूपक अलंकार होता है। जिस पंक्ति के अंदर केवल योजक चिन्ह मिले और उसमें जो है सा सी से सरिस न आए, तो वो रूपक अलंकार होता है। जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं इसका, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। ठीक है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। अब इसमें देखो केवल योजक चिन्ह ही आया है, सा सी से सरिस कुछ नहीं आया है। तो इस प्रकार की पंक्ति के अंदर क्या मिलेगा? रूपक अलंकार। ऐसी पंक्ति आ जाए पेपर में तो सिर्फ योजक चिन्ह की पहचान करो, सा सी से सरिस है तो उपमा अलंकार, और नहीं है तो रूपक अलंकार। ठीक है, और इस तरह से हम जो है वाक्य की पहचान कर सकते हैं, पंक्ति की पहचान कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है, चरण कमल। चरण कमल, चरण कमल के बीच में, दोनों के बीच में तुलना के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई, इसके अंदर सा सी से सरिस कुछ नहीं आया है, केवल योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये भी एक रूपक अलंकार होगा। पंक्ति एक लाइन की भी हो सकती है, दो लाइन की भी हो सकती है, दोनों लाइनों के अंदर मिलेगा, कहीं पर भी मिले। सिर्फ ये पहचान याद रखनी है जिससे हमें पहचान का पता चल जाए। हमें अगर पता है कि भाई योजक चिन्ह आया होगा और सा सी से सरिस नहीं आया होगा, तो उस अलंकार को रूपक अलंकार बोलते हैं। और दोनों चीजें आई हैं, योजक चिन्ह और सा सी से सरिस अगर आया है तो उसको उपमा अलंकार बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया ना? चलो चलते हैं नेक्स्ट 3 नंबर की तरफ।
3 नंबर क्या कहता है? तीन नंबर उत्प्रेक्षा अलंकार। इसकी क्या पहचान होती है भाई? उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार के अंदर पंक्ति में क्या मिलेगा? पंक्ति के अंदर कुछ वाक्य मिलेंगे। कौन कौन से हैं? यदि पंक्ति में क्या आया हो? मनु, जनु, मनहु, मानो, जानो, मनहु, मानो, जानो, और ज्यों त्यों आदि आया हो। आदि आया होगा तो वो कौन सा अलंकार कहलाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाएगा। यदि पंक्ति के अंदर मनु, जनु, मनहु, मानो, जानो, ज्यों त्यों इस तरह के वाक्य आ जाते हैं कहीं पर भी, तो वो जो होता है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है। जैसे ले चला साथ मैं तुझे, ले चला साथ मैं तुझे। क्या? ले चला साथ में तुझे, क्या लेकर चला भाई? वो कनक। ले चला साथ में तुझे कनक। ज्यों भिक्षुक लेकर सवरण। ठीक है, ये 2 लाइन की बात पंक्ति आ गई। ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर सवरण। जो भिक्षुक लेकर सवरण। कनक मीन्स गेहूं, अनाज। ले चला साथ में तुझे कनक, इसको लेके चला वो साथ में कनक, अनाज को लेके चला। जो भिक्षुक लेकर सवरण, जैसे भिक्षुक होता है, भिखारी होता है, भीख मांगने वाला होता है, वो घर घर जाके अनाज मांगता है, तो वो अनाज लेने के बाद वो अनाज जो होता है उसके लिए किसका कार्य करता है? उसको जैसे अनाज मिल गया तो अनाज मिलने के कारण क्या होता है? वो समझता है कि मुझे अनाज नहीं, मुझे सोना मिल गया। ठीक है, इस तरह से। अब देखो इसके अंदर हमारे वाक्य थे मनु, जनु, मनहु, मानो, जानो, ज्यों त्यों। ले तला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर सवरण। कोई भी एक वाक्य मिल जाए तो वो कौन सा अलंकार कहलाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाएगा। बस हमने उत्प्रेक्षा अलंकार के अंदर ये ध्यान रखना है कि उत्प्रेक्षा अलंकार के अंदर ये वाक्य जो होते हैं ये आएंगे कहीं ना कहीं। कोई भी वाक्य आ जाए तो उसमें ठाकर सिर्फ हमने वाक्य ढूंढना है। वाक्य ढूंढते ही अगर मिल जाता है तो मिलते ही हमने समझ जाना चाहिए कि वो अलंकार जो है वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। इन वाक्यों का, इन शब्दों का प्रयोग और जो इनका अर्थ होता है, इनका प्रयोग पंक्ति की सुंदरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। सिर्फ इनका कोई और कारण नहीं होता, सिर्फ पढ़ने वाले को वो रोचक लगना चाहिए, इसलिए इनका प्रयोग होता है। और इन्हीं के प्रयोग के माध्यम से हम इनकी पहचान कर सकते हैं। तो समझ में आ गया ना 3 नंबर भी। अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर कौन सा है?
4 नंबर बहुत ही आसान है। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या कहता है? अतिशयोक्ति अलंकार के अंदर किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। जब पंक्ति में बात बढ़ा चढ़ाकर कही जाए, बढ़ा चढ़ाकर कही जाए या बताई जाए तो वो अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर ऐसी पंक्ति देगा कि भाई उसके अंदर पंक्ति पढ़ने के बाद हमारा ध्यान जो है एग्जाम्पल की तरफ ही रह जाएगा। वो कहना कुछ चाह रहा है, ठीक है, वो कहना कुछ चाह रहा है और एग्जाम्पल कुछ दे रहा है, पूरी पंक्ति में एग्जाम्पल ही घुसा हुआ। उस एग्जाम्पल के माध्यम से ही हमने उसको समझना पड़ता है कि ये वास्तव में क्या कहना चाह रहा है। तो इसके अंदर जैसे है, एक वाक्य है, वाक्य ले लेते हैं इसका कोई भी, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार। राणा ने सोचा इस पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ठीक है, ये पंक्ति दे दी हमारे को इतनी बड़ी, 2 लाइनों की, 2 की भी क्या है, 4 पंक्तियों में बना दिया इसको, 2 लाइनों में बना दिया कि भी आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। महाराणा प्रताप थे जो, उनका घोड़ा था चेतक। जब वो युद्ध के अंदर दौड़ रहा था तो आगे जो है पहाड़ के ऊपर पहुंच गया और आगे जो है खाई आ गई। खाई आने के बाद उसको दूसरे पहाड़ पर जाने के लिए बीच में खाई आ गई और उसको दूसरे पहाड़ की तरफ जाना था। तो राणा प्रताप जो है इस पार से ही सोच रहा था कि आगे खाई आ गई है, अब मेरा घोड़ा जो है दूसरी तरफ कैसे पहुंचेगा। तो उसने सिर्फ उसके बारे में इतना ही सोचा था, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा के बताया गया है कि आगे नदियां पड़ी अपार, आगे बहुत सारे कष्ट, आगे जो नदियां थी, नदियां का मतलब है कि आगे जो है रुकावटें बहुत सारी आ गई। घोड़ा उतरे कैसे पार, जब इतनी रुकावटें आगे आ गई हैं तो मेरा घोड़ा जो है वो उस तरफ कैसे जाएगा। राणा इस बारे में भी सोच ही रहा था कि चेतक इतना तेज था दौड़ने में, वो सभी बाधाओं को पार करता हुआ दूसरी तरफ पहुंच गया। जब तक राणा सोच ही रहा था तब तक चेतक ने वो सारी की सारी बाधाएं पार कर ली। तो सिर्फ इसके अंदर मीनिंग क्या है कि भी घोड़े ने सारी बाधाएं पार करके और दूसरी तरफ जाना था, और राणा उसके बारे में सोच रहा था कि भी आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा उतरेगा कैसे पार। राणा ने सोचा इस पार, इस तरफ जाते जाते वो सिर्फ इस बारे में सोच ही रहा था कि उसकी सोच के अंदर उसको पता ही नहीं चला कि उसका जो घोड़ा था वो कब सभी बाधाओं को पार करके दूसरी तरफ पहुंच चुका है। तो इसमें उस घोड़े की वीरता को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। ठीक है, इस तरह से पंक्ति के अंदर बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए तो उसके अंदर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ऐसे वाक्य आ जाए जिसके अंदर बात को रबड़ की तरह लंबा करके बताया जाए तो समझ जाओ कि अतिशयोक्ति अलंकार है।
समझ में आया ना? चलो करते हैं नेक्स्ट। पांच नंबर कौन सा है? मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार क्या होता है? सबसे आसान है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार क्या होता है? जब प्राकृतिक चीजों के माध्यम से मानवीय भावनाओं के होने का पता चले। मानवीय भावनाओं के होने का पता चले, यानी कि मानव की जो भावनाएं हैं उनको एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल देकर? प्राकृतिक चीजों का एग्जाम्पल देकर दिखाया जाए, तो ऐसा अलंकार मानवीयकरण अलंकार कहलाता है। इसका एक आध एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। फूल हंसे कलियां मुस्काई। फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, ये एग्जाम्पल ले लिया हमने। ये किसके बारे में बोल रहा है? मानव की भावनाओं के बारे में। लेकिन उसकी भावनाओं को दर्शाने के लिए उसने किसका इस्तेमाल किया? प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल किया। फूल क्या है? प्रकृति की देन है। कलियां क्या है? प्रकृति की देन है। फूल हंसे यानी कि मानव की जो भावनाएं हैं, मानव के अंदर की जो खुशी है वो फूलों की तरह हंस रही है। और जब वो हंसता है तो उसको हंसता हुआ देखकर कलियां मुस्कुराती हैं, कलियां भी खुश हो जाती हैं। कलियां पेड़ों के अंदर पाई जाती हैं, पौधों के अंदर पाई जाती हैं, इसलिए जो है फूल प्राकृतिक चीजों का एग्जाम्पल है, कलियां प्राकृतिक चीजों का एग्जाम्पल है। और ये सभी की सभी बातें जो हैं एक मनुष्य की, एक मानव की भावनाओं को दर्शाने के लिए प्राकृतिक तथ्यों का इस्तेमाल करके इसकी सुंदरता को बढ़ाया गया है। हमने मानव की भावनाओं को समझने के लिए प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल किया गया, उसके माध्यम से हमने मानव की भावनाओं को समझना है। तो इस तरह का जब वाक्य आ जाए जिसके अंदर प्राकृतिक चीजों का एग्जाम्पल दिया गया है तो वो मानवीकरण अलंकार कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा ना? चलो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। बहुत ही आसान है समझना, सिर्फ इनको याद रखने के लिए इनकी पहचान को याद रखो बस। छठा नंबर 6 कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। सबसे आसान है ये। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जब पंक्ति के अंदर, जब पंक्ति में एक ही वर्ण बार बार आए। वर्ण होता है एक छोटा सब वाक्य के अंदर इस्तेमाल होने वाले छोटे छोटे जो भाग होते हैं, वर्ण होते हैं, वो उनका इस्तेमाल बार बार किया गया हो।
जैसे स है कि ये हमारे क ख ग ए आ, ये सभी के सभी क्या हैं, वर्ण हैं। तो इनमें से जब एक ही वर्ण का बार बार प्रयोग किया जाए तो वो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे बहुत पुराना एग्जाम्पल है, चारू चंद्र की चंचल किरणें, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। खेल रही थी जल थल में, खेल रही थी जल थल में। ठीक है, इसके अंदर देखो वर्ण च, च क्या है, एक वर्ण है। च क्या है, एक वर्ण है। च क्या है, एक वर्ण है। ये भी च है, वर्ण है। ठीक है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, ये सभी के सभी वर्णों का जो है प्रयोग बार बार हुआ है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार होगा। इसके बाद है एक और ले लेते हैं, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। ठीक है, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। इसके अंदर देखो मैं वर्ण बार बार आ रहा है, मैं 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 मैं। ठीक है, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर वेश मनुज वेश का उजियाला। इसके अंदर भी वर्ण की जो आवृत्ति है वो बार बार हो रही है। इस प्रकार जब पंक्ति में एक ही वर्ण एक से ज्यादा बार आ जाए तो उसको अनुप्रास अलंकार कहा जाता है, और मोस्टली वो हमें 3 बार 4 बार 5 बार मिल जाता है। ऐसे अलंकार को अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। समझ गए? चलो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नंबर 7, नंबर 7 कौन सा है? यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है, जब जब पंक्ति में एक ही शब्द बार बार आए, और उसके अर्थ अलग अलग हों। ठीक है, यमक अलंकार की पहचान क्या होती है, जब हमें पंक्ति दी जाती है तो पहले वाले में क्या था, उसमें वर्ण बार बार आ रहा था, इसके अंदर शब्द ही बार बार आएगा, लेकिन हर बार शब्द का जो मीनिंग है, जितने बार भी आएगा हर शब्द का जो मीनिंग है वो अलग अलग होगा, उसको अलग अलग रूप से दर्शाया गया होगा। जैसे
काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा, इसके अंदर जो घटा है वो 2 बार आया है। पूरा का पूरा शब्द है। क्या है वो? पूरा का पूरा शब्द है। काली घटा का घमंड घटा। काली घटा, घटा का मतलब क्या है? काले बादल। इस घटा का मतलब है बादल, और इस घटा का मतलब है घमंड का कम होना, घटना। ठीक है, दोनों बार इसका मीनिंग अलग अलग दिखाया गया है कि भी काली घटा है, काले बादल छाए हुए हैं, लेकिन काली घटा का घमंड घटा। जब वो काले बादल छाए हुए थे, तो जब वो छट गए या कम हो गए, तो उनके छाने से उनका जो घमंड था, ज्यादा मात्रा में थे वो कम हो गए हैं, तो उनका जो घमंड था वो घट गया है, कम हो गया है। इस तरह के वाक्यों में शब्द जो है वो 2 या 2 से अधिक बार आ जाता है और उनका अर्थ अलग अलग होता है। जब हम इस चीज को समझ जाएंगे, इसको पहचान लेंगे, तो हम आसानी से बता देंगे कि भी वो यमक अलंकार है। ठीक है, अब लास्ट वाला है श्लेष अलंकार। ये भी बहुत आसान है। सेम मिलता जुलता ही है इससे। ये 2 बार आ जाता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होता है? जब पंक्ति में एक ही शब्द 2 से ज्यादा बार आ जाए। यमक में कितने बार आता है? 2 बार। एक ही शब्द 2 से ज्यादा बार आए और उसके अर्थ भी भिन्न भिन्न हो, इसमें एक ही शब्द जो है वो 3-4 बार 5 बार आ जाता है, और जब उसके अर्थ होते हैं वो भी अलग अलग ही होते हैं पहले वाले की तरह। उसमें सिर्फ 2 बार आता था, इसमें 2 से ज्यादा बार आ जाता है। ज्यादा बार आ जाएगा तो श्लेष अलंकार, 2 बार आ जाएगा तो यमक अलंकार। बस यही इसके अंदर डिफरेंस है। इसका एग्जाम्पल है रहीमन पानी राखिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मानस मोती चून। ये एग्जाम्पल है। इसके अंदर देखो पानी शब्द कितने बार आया है? पानी 2, 3। कितने बार आ गया? 3 बार। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मानस मोती चून। कि रहीमन, ये रहीम का दुआ है। रहीमन पानी राखिए, कि हमें पानी को बचा के रखना चाहिए। बिन पानी सब सून, अगर पानी नहीं होगा तो सब कुछ सूख जाएगा, इसलिए हमें पानी की बचत करनी चाहिए। पानी गए न उबरे, पानी के बिना कोई भी जी नहीं सकता, उबर नहीं सकता। मानस मोती चून, ना मनुष्य और ना ही मोती। मोती कहाँ से मिलते हैं? सीप से। और सीप कहाँ होती है? पानी के अंदर। अगर पानी नहीं होगा तो हमें मोती भी नहीं मिलेंगे। मनुष्य को पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा तो मनुष्य भी नहीं रहेगा।
तो इसमें पानी की विशेषता को दिखाया गया है हर बार। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मानस मोती चून। हमें यहाँ पर पानी क्या दिखा रहा है कि हमें पानी को बचा के रखना चाहिए। यहाँ पानी का अर्थ है पानी को बचाना। बिन पानी सब सून, यहाँ अर्थ है कि पानी ना होने के कारण सब कुछ सूख जाएगा। यहाँ का मतलब है पानी गए न उबरे, अगर पानी नहीं होगा तो कोई भी जी नहीं सकता, यहाँ पर उबर नहीं सकता। मानस मोती चून, ना ही मनुष्य जाति और ना ही पानी में रहने वाले जीव। तो इस तरह से हर बार अलग अलग मीनिंग दर्शाया गया है। इस तरह से हम श्लेष अलंकार की भी पहचान आसानी से कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो एक बार कहीं पर दिक्कत रह गई हो तो रिवाइज करके वीडियो को देख सकते हो कि कहाँ पर क्या बताया गया है। 3-4 बार इसको अच्छी तरह से देख लो, आसानी से इसके सभी के सभी जो तथ्य हैं वो समझ में आ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कुछ अलग टॉपिक लेके आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। और जाने से पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।